वेलकम टू आवर क्लास LIS नेट एग्ज़ाम। आज का हमारा चैप्टर है इंफॉर्मेशन सोर्सेज सिस्टम एंड सर्विस पेपर है हमारा। और इस पेपर के अंदर में ये चैप्टर है हमारा टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज, जिसमें हम डॉक्यूमेंट्री सोर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सोर्स इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वैसे देखा जाए तो टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला डॉक्यूमेंट्री और दूसरा नॉन डॉक्यूमेंट्री। तो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज के बारे में कि क्या क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं, और सेट और नेट के एग्ज़ाम के हिसाब से किस टाइप से क्रिटिकल आपको घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है ना। जनरली ये पेपर हमको इजी लगता है, लेकिन छोटी छोटी बातों को हम ध्यान में नहीं रखते हैं, और जिसके कारण से हमने कुछ कुछ चीज़ें समझने में दिक्कतें आती है ना। हमको लगता है कि ये इजी है, लेकिन सबसे क्रिटिकल सब्जेक्ट है ये। छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा माइन्यूटली आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्री सोर्स क्या है? डॉक्यूमेंट्री ऑल रिकॉर्डेड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कंटेंट एंड फॉर्म कम अंडर डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन यदि रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है तो वो डॉक्यूमेंट्री सोर्स कहलाएगा। सीधी सी बात है, ये कॉमन मतलब डॉक्यूमेंट्री बोलने से ही आपको डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में होगा। दिस में बी पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। पब्लिश भी हो सकता है और अनपब्लिश भी। यहाँ पर अनपब्लिश का मतलब ये होता है कि इन हाउस पब्लिकेशन भी होता है ना। तो वो उस बातों को कह रहा है। तो अनपब्लिश डॉक्यूमेंट अपन आगे चल के नॉन डॉक्यूमेंट्री जब चैप्टर में पढ़ेंगे तब यहाँ पर अनपब्लिश डॉक्यूमेंटेशन भी होता है, जिसको अनपब्लिश बोला जाता है। पब्लिश मतलब वाइडली पब्लिश, सबको अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन अनपब्लिश मतलब लिमिटेड एक्सेस पब्लिकेशन। तो ये अनपब्लिश का मतलब यहाँ पर ये है। नहीं तो कई लोग बोलेंगे कि डॉक्यूमेंट्री सोर्स तो बोल रहा है लेकिन अनपब्लिश, यदि जब तक पब्लिश नहीं होगा तब तक वो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में कैसा होगा, ये सोचते हैं जनरली लोग, है ना। नेक्स्ट इसमें कहा गया है कि इन प्रिंट आर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। या तो वो प्रिंट माध्यम प्रिंट हो सकता है या इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्मेट में हो सकता है। मे बी बुक, पीरियोडिकल, रेफरेंस बुक, है ना। या हो सकता है कि वो बुक हो, पीरियोडिकल हो, रेफरेंस बुक हो। तो ये इस टाइप के हो सकते हैं। तो रंगनाथन ने क्या कहा है यहाँ पर, हमको दो तीन जो आथर हैं इस क्षेत्र में, उन्होंने इससे रिलेटेड जो चीज़ें बातें कही हैं उन चीज़ों को अपने को थोड़ा गहनता से अध्ययन करना है। तो रंगनाथन है, हैंसन है और ग्रोगन है, इन तीनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो रंगनाथन ने 4 कैटेगरी आप बताया है डॉक्यूमेंट्री का, है ना। ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि डॉक्यूमेंट का ओरिजिन जिस तरीके से हुआ है, डेवलपमेंट डॉक्यूमेंट का हुआ है, उस तरीके से रंगनाथन जी ने इसको बांटने की कोशिश की है। तो पहला आता है आपका कन्वेंशनल, है ना। तो कन्वेंशियल मतलब परंपरागत। तो कन्वेंशियल बुक फॉर्म में, पीरियोडिकल फॉर्म में, मैप में, एटलस फॉर्म में ये हो सकता है आपका कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट। नियो कन्वेंशनल या नौ परंपरागत कहते हैं। तो नियो कन्वेंशनल कुछ इस तरीके का हो सकता है, स्टैंडर्ड, स्पेसिफिकेशन, पेटेंट, डाटा। यहाँ पर कुछ लोगों को ये पता नहीं होगा कि स्टैंडर्ड क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है, पेटेंट क्या है, डाटा क्या है। तो पेटेंट के लिए आप पेटेंट चैप्टर देखेंगे, डाटा के लिए डाटा इंफॉर्मेशन नॉलेज वाला चैप्टर। उसके बाद भी इस चैप्टर में मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा कि स्टैंडर्ड और स्पेसिफिकेशन होता क्या है। ठीक है, फिर होता है आपका नॉन कन्वेंशनल, है ना, जिसको बोलते हैं नौ परंपरागत, ये अपरंपरागत, नॉन कन्वेंशनल। तो जो परंपरागत से हट के है वो चीज़ अपरंपरागत, जैसे डिजिटल फॉर्मेट वगैरह होते हैं, तो वो चीज़ इसमें आते हैं। तो जिसमें ऑडियो विजुअल या माइक्रोफॉर्म को ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेटा डॉक्यूमेंट। तो आप डुब्लिन कोर मेटा डाटा जो हमारा चैप्टर का लेक्चर आएगा, तो आप उसमें पढ़िएगा कि एक्चुअल में मेटा डाटा होता क्या है ना। तो इसको मेटा डॉक्यूमेंट कहते हैं, डायरेक्ट क्रिएटेड डॉक्यूमेंट विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शन। मतलब मैं तो वो चीज़ लिखना नहीं चाह रहा हूँ, कोई भी इंसान लिखना नहीं चाह रहा है, लेकिन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो क्रिएट हो जाता है वो इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक, है ना। तो उस टाइप की चीज़ें हैं। तो इसको भी एग्जाम्पल देके हम बताएंगे आगे। अभी इस चैप्टर में नहीं है, दूसरे चैप्टर में आएगा ये, जब तो हम उसको विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर C.W. हैंसन। C.W. हैंसन फॉर्मर एडिटर ऑफ जर्नल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। तो ये आपको याद रखना है कि जर्नल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन किसके एडिटर कौन थे? C.W. हैंसन। इन आर्टिकल इन टाइटल, उसके आर्टिकल का नाम था
इंट्रोडक्शन टू साइंटिफिक इंफॉर्मेशन वर्क पब्लिश्ड इन 1971 बाय एजलिप। एजलिप के द्वारा पब्लिश किया गया था, उसके आर्टिकल थे, उसमें उन्होंने ये चीज़ें बताई कि सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन इस टू टाइप के हो सकते हैं, है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी सोर्स में हेंसन ने क्या चीज़ कहा? प्राइमरी सोर्स, आप सभी जानते हैं कि प्राइमरी सोर्स क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। प्राइमरी सोर्स बाय हेंसन, हेंसन के दृष्टिकोण से, है ना, बाय हेंसन से प्राइमरी डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट ऑफ देयर ओन एंड यूजुअली कंटेंट ओरिजिनल इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द फर्स्ट फार्मूलेशन ऑफ एनी न्यू ऑब्जर्वेशन। तो ये बोलते हैं कि मतलब जो चीज आपका पहली बार आ रहा है ना, पहली बार जो आ रहा है, प्राइमरी डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट ऑफ देयर ओन यूजुअली कंटेंट, खुद के कंटेंट होंगे, ओरिजिनल होंगे, वो फर्स्ट टाइम फॉर्मुलेट हुआ होगा, ठीक है। तो कई बार ये पूछता है कि फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट या आइडियाज हेंसन के अनुसार कौन से सोर्स में आएगा, ये चीज पूछता है ना। तो वहां पर हेंसन वर्ड यदि नहीं दिया है तब आप प्राइमरी सोर्स को अदर वे में ले सकते हैं, लेकिन यदि हेंसन वर्ड दिया है तब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, आगे जस्ट मैं बता रहा हूँ, है ना। तो क्या क्या चीज आता है? प्राइमरी फॉर्मुलेशन ऑफ एनी न्यू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, आइडिया, ठीक है, हेंसन के हिसाब से। हेंसन ने कैटेगराइज किया, देखिए, मोनोग्राफ, आर्टिकल इन जनरल, यदि कॉमन वे में भी यदि हम जाते हैं तो मोनोग्राफ और आर्टिकल इन जनरल आपका प्राइमरी सोर्स में आता है, लेकिन टेक्स्ट बुक और इंसाइक्लोपीडिया आपके सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में आते हैं, नॉर्मल वे में, यदि हेंसन ने नहीं कहा है तब के वे में, ठीक है। टेक्स्ट बुक, इंसाइक्लोपीडिया आर प्राइमरी डॉक्यूमेंट। तो इस चीज को हेंसन ने टेक्स्ट बुक और इंसाइक्लोपीडिया को भी प्राइमरी डॉक्यूमेंट में शामिल किया है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आया था यूजीसी नेट या सेट के एग्जाम में, क्वेश्चन आया था, अ बुक इज रिटन बाय हेंसन कम इन विच कैटेगरी। तो यदि वहां पर वो लिखा है, यदि आपने हेंसन वर्ड को नहीं पढ़ा या उसको इग्नोर कर दिया तो आपका जवाब यहां पर गलत हो सकता है। वो बोलेगा कि अ बुक इज रिटन बाय हेंसन कम इन विच टाइप ऑफ कैटेगरी, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स। जब आपको ये पूछेगा तो आपको मालूम है कि प्राइमरी सोर्स बुक जो होता है वो सेकेंडरी सोर्स में आता है, या इंसाइक्लोपीडिया होता है वो सेकेंडरी सोर्स में आता है, तो आप तुरंत क्या करेंगे कि इंसाइक्लोपीडिया सेकेंडरी सोर्स को ऑप्शन में लगा देंगे। लेकिन वहां पर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि हेंसन, बुक इज रिटन बाय हेंसन, तो हेंसन ने लिखा है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो बुक को किस में रखेगा? प्राइमरी कैटेगरी में रखेगा, है ना, तो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में रखेगा। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। सेकेंडरी सोर्स के लिए क्या कहते हैं हेंसन? सेकेंडरी सोर्स बाय हेंसन दोज दैट प्रेजेंट द कंटेंट ऑफ द प्राइमरी डॉक्यूमेंट इन कंडेंस्ड फॉर्म आर लिस्टेड देम इन हेल्पफुल वे। यानी कि प्राइमरी सोर्स की जो इंफॉर्मेशन है वो कंडेंस्ड या सारांश फॉर्म में, ठीक है, कंडेंस्ड फॉर्म में, है ना, या फिर लिस्टेड देम इन हेल्पफुल वे, या फिर उसको जो प्राइमरी सोर्स में जो इंफॉर्मेशन रखी है उसको लिस्टेड करने के लिए हेल्पफुल सीक्वेंस में उसको, ताकि हम उसको देख के उस सेकेंडरी डॉक्यूमेंट को देखकर हम प्राइमरी डॉक्यूमेंट के पास पहुंच सके। इस हेल्पफुल सीक्वेंस में यदि वो अरेंज है और वो किसी बुक या किसी फॉर्मेट में है तो उसको हम सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में ले सकते हैं, वो ये कहते हैं। दिस इज टू इनेबल द एग्जिस्टेंस ऑफ अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट। मतलब ये बताता है आपका सेकेंडरी सोर्स कि प्राइमरी डॉक्यूमेंट कहाँ पर एग्जिस्ट है, कहाँ पर रखा हुआ है। या हम पिछले चैप्टर में जब हम पढ़े थे तो मैंने आप लोगों को कहा था कि ईपीजी पाठशाला से आप लोग डॉक्यूमेंट डाउनलोड करिएगा और उसमें से भी पढ़िएगा, तो वहाँ पर इन सेकेंडरी सोर्सेज को क्या कहा गया है? इन सेकेंडरी सोर्सेज को कहा गया है इंफॉर्मेशन एक्सेस टूल भी कहा गया है। तो कैटलॉग हो गया, बिब्लियोग्राफीज, इंडेक्स, एब्स्ट्रैक्ट, इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल। तो ये आपको क्या बताते हैं? कैटलॉग आपको कहाँ किस ओर इंगित करता है? प्राइमरी सोर्स की ओर।
बिब्लियोग्राफी में आप देखेंगे तो वहां पर बिब्लियोग्राफी डिटेल दिए रहते हैं, तो बिब्लियोग्राफिक डिटेल आपको किस ओर इंगित करेगा, आपको प्राइमरी सोर्स की ओर इंगित करेगा। इंडेक्स में भी आपको प्राइमरी सोर्स की ओर ले जाएगा वो, है ना। या इंडेक्सिंग या एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल भी यदि आप देखेंगे तो वो भी आपको प्राइमरी सोर्स की ओर इंडिकेट करेगा। तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में हेंसन एंड ग्रोगर ने एक्सेस इंफॉर्मेशन एक्सेस टूल्स को प्राइमरी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में रखा है। हेंसन ने एक थर्ड कैटेगरी भी दी है, लेकिन यदि कभी का आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हेंसन ने कितने टाइप का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का कैटेगरी दिया है, तो आपको दो ही टाइप को याद रखना है ना, क्योंकि उन्होंने दो टाइप की ही चर्चा की है। ये आल्सो ये बोलता जरूर है, लेकिन यदि आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो टू टाइप ही लिखना है। तो आप हमेशा ऐसा भी उसको याद रख सकते हैं, हेंसन दो या हंस दो। तो हेंसन ने दो कैटेगरी दी है, डेनिस ने तीन कैटेगरी दी है ना। तो ये क्वेश्चन में आता है कि हेंसन के द्वारा कितने टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज को बांटा गया है, कितने टाइप में, तो दो टाइप में करके आपको याद रखना पड़ेगा, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। इन्होंने तीसरे सोर्स के बारे में चर्चा की है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला है कि तीसरा सोर्स होता है, ये चीज़ नहीं बोला है, ठीक है। तो देखते हैं वो तीसरे सोर्स को किस नाम से बोलते हैं, लेकिन ये है नहीं ना, आपको एग्जाम के हिसाब से ये नहीं है, ये मान के चलना है, ठीक है। थर्ड टाइप की कैटेगरी को ये बोलते हैं कि प्राइमरी ऑब्लिक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके बारे में वो ये कहते हैं कि सम पब्लिकेशन लाइक द मोनोग्राफ, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, दीज थीसिस एंड डिसर्टेशन एटसेट्रा हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। मतलब ये बोलते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, थीसिस और डिसर्टेशन, इसकी जो विशेषता है वो प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स दोनों टाइप की विशेषता है। तो इसलिए मैं इसको थर्ड प्राइमरी सेकेंडरी सोर्स करके एक नया कैटेगरी बनाऊंगा और उसमें रखूंगा करके बोलता है ना। तो इसको और डिटेल से आप यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो ईपीजी पाठशाला से डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड करिए और उसमें पढ़िए। जनरल वे में यदि हम देखते हैं तो ये कौन सी सोर्स में आता है, प्राइमरी सोर्स में आता है, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, थीसिस, डिसर्टेशन, है ना। अब देखते हैं कि डेनिस ग्रोगर ने क्या कहा है ना। तो डेनिस ग्रोगर के बारे में इंट्रोडक्शन जो कि हम आपको याद रखना है, द फेमस ब्रिटिश इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट एंड एजुकेटर, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट थे और एजुकेटर भी थे। उन्होंने सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन को थ्री कैटेगरीज में बांटा है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में, ठीक है। और इनकी जो बुक जो छपी थी, इन बुक साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन टू द लिटरेचर, इस बुक में उन्होंने इन तीनों टाइप की चर्चा की है। तो आपको कभी क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि डेनिस ग्रोगर की कौन सी बुक है जिसमें उन्होंने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सोर्स को डिवाइड किया है ना। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि प्राइमरी सोर्स में ये किन चीज़ों को लेते हैं और सेकेंडरी सोर्स वगैरह में कौन कौन सी चीज़ों को लेते हैं। तो प्राइमरी सोर्स as per the Grogan, primary source, it is a fundamental authoritative document related to subject of inquiry used in the preparation of a later derivative work। डेरिवेटिव वर्क के बारे में आप कॉपीराइट वाला चैप्टर देखिएगा तो व्हाट इज डेरिवेटिव वर्क ये पता चलेगा, है ना। तो जो फंडामेंटल अथॉरिटी, मतलब मेरी यदि कोई फंडामेंटल चीज है वो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में है, उन चीजों को इन्होंने कहा है। बेसिक सोर्स ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन विच हैव नॉट पास थ्रू एनी फिल्टरिंग मैकेनिज्म लाइक कंडीशन, इंटरप्रिटेशन और इवैल्यूएशन, इट इज द ओरिजिनल वर्क ऑफ द ऑथर। यानी कि मैंने कोई भी चीज लिखा है तो वो किसी मैकेनिज्म से वो फिल्टर नहीं हुआ है, जो थॉट्स मेरे दिमाग में आए हैं डायरेक्ट उनको लिखा हूं मैंने, है ना। फिल्टर मैकेनिज्म से नहीं बना है वो, यानी कंडेंशन नहीं हुआ है ना, उसका सारांशीकरण नहीं किया गया है, उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट नहीं किया गया है या उसको इवेलुएट नहीं किया गया है, ओरिजिनल वर्क है वो, है ना, ये चीज कहा है। फिर प्राइमरी में ये किस चीजों को रखता है, रीप्रिंट, ट्रेड लिटरेचर, क्लासिक बुक्स। तो ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्लासिक बुक्स को उन्होंने प्राइमरी सोर्स में रखा है। गवर्नमेंट एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, ये तो प्राइमरी सोर्स में ऑलरेडी भी आएगा, ठीक है। ट्रेड लिटरेचर भी आपका प्राइमरी सोर्स में आएगा, रीप्रिंट भी आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में आएगा।
लेबोरेटरी नोटबुक, है ना, मेमोरेंडम, डायरी, इन सारी चीज़ों को उन्होंने प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में लिया हुआ है। ठीक है, पीरियोडिकल, पेटेंट, स्टैंडर्ड, रिसर्च रिपोर्ट, डिसर्टेशन को भी। तो जनरली जैसे हम प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में जिन चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं, जिन चीज़ों को लेते हैं, उन्हीं चीज़ों को इन्होंने लिया है। एक नया एक्स्ट्रा एक चीज़ देखने को मिलता है, ये क्लासिक बुक, है ना। तो क्लासिक बुक को आप थोड़ा सा, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बाय ग्रुगन, डॉक्यूमेंट concerning a particular subject of inquiry which is derived from or based on the study and analysis of the primary source of information। यानी कि प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में जो चीज है उस वहां से उठाया गया है और उसका एनालिसिस करके बनाया गया है। यानी कि सपोज दैट मैंने कोई आर्टिकल अपने दिमाग से क्रिएट किया, कोई आइडिया क्रिएट किया और उसको मैंने डॉक्यूमेंट फॉर्म दे दिया, देन फिर उस डॉक्यूमेंट को किसी और अदर पर्सन ने उसको यूज किया और उसको इंटरप्रेट करके एक नया इंफॉर्मेशन बनाया। तो इस तरीके का चीज जो होता है वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में आता है, ये कहना चाह रहा है ये। द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन इज सेलेक्टेड, मॉडिफाइड एंड अरेंज इन अ सुटेबल फॉर्मेट फॉर द पर्पस ऑफ इजी लोकेशन बाय द यूजर। तो यहाँ पर भी एक्सेस इंफॉर्मेशन टूल्स की बात हल्की सी कही गई है। ठीक है, डाइजेस्टेड इंफॉर्मेशन and also serve as a bibliographical key to primary source। bibliographical description है वो प्राइमरी सोर्स के लिए चाबी का काम करेगा। तो यहाँ पर भी जनरल वे में अपन देखें तो इंडेक्सिंग, एब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल और रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस, है ना, लिटरेचर, इन सब चीज़ों को जितने भी एक्सेस टूल्स हैं लगभग उन सबको सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में रखा है। नेक्स्ट ये लेता है टर्सरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन विच आर लास्ट टू अपीयर एंड मोस्टली डू नॉट कंटेंट सब्जेक्ट नॉलेज। मतलब ये कहता है कि लास्ट में मतलब टर्सरी सोर्स बनता है और जनरली ये कंटेंट में, इसके कंटेंट में सब्जेक्ट नॉलेज नहीं होता है, ये चीज बोल रहा है। दिस वन डिजाइन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेशन के बारे में इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। एक्ट एज ए गाइड टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स, इस तरीके का रोल अदा करता है कि वो सेकेंडरी और प्राइमरी सोर्स के लिए एक गाइडलाइन है या गाइड आपको प्रोवाइड कर रहा है या इंडिकेट कर रहा है। तो इनमें कौन कौन सी चीज़ें आती है, जनरली जो टर्सरी सोर्स में आती है वो सारी चीज़ें इसमें आती है। बिब्लियोग्राफीज ऑफ बिब्लियोग्राफी, ईयर बुक, हैंड बुक, डिक्शनरी, गाइड टू लिटरेचर। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा ना, गाइड टू लिटरेचर जनरल वे में भी आपका टर्सरी सोर्स में आता है और ग्रोगन के हिसाब से भी टर्सरी सोर्स में आता है। ठीक है, लिस्ट ऑफ रिसर्च इन प्रोग्रेस, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी को नए तरीके से ये पूछा जाता है कि शोध गंगोत्री किस में आता है, तो शोध गंगोत्री इज अ लिस्टिंग ऑफ रिसर्च इन प्रोग्रेस। तो शोध गंगोत्री इज अ टर्सरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। तो ये थोड़ा सा ऐसा घुमा के आपको क्वेश्चन किया जाएगा। अब थोड़ा देखते हैं प्राइमरी सेकेंडरी सोर्स में जो चीज़ें आती है, जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, उनकी क्या विशेषताएं हो सकती है और उनमें से किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, उन चीज़ों को थोड़ा सा चर्चा करते हुए चलते हैं। वैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सोर्स के बारे में आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी सोर्स, न्यू रॉ डाटा होता है, न्यू इंटरप्रिटेशन होता है। ठीक है, फर्स्टली फॉर्मल अपीयरेंस ऑफ रिजल्ट, यानी कि आपने जैसे कोई रिसर्च किया, रिसर्च का यदि रिजल्ट निकलता है तो रिजल्ट यदि आपका आया है तो पहली बार जहां पब्लिश होगा या फर्स्ट बार जहां अपीयरेंस होगा वो आपका प्राइमरी सोर्स कहलाएगा। प्रेजेंट इन ओरिजिनल थिंग, आपके ओरिजिनल थिंग को प्रेजेंट करता है। रिपोर्ट ऑफ डिस्कवरी, आपका जो सोच है उसकी रिपोर्ट हो सकती है वो, है ना। शेयर न्यू इन्फॉर्मेशन, या कोई नई जानकारी जो आपने शेयर की। तो इसी में जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में आता है वो आता है एक पीरियोडिकल आता है। पीरियोडिकल कई बार ये क्वेश्चन आया है कि आपके इंटरव्यूज में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके नेट सेट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिकल, सीरियल, जर्नल एंड मैगजीन। तो नथिंग इज दैट, है ना, सिंपल ही चीज है, लेकिन हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज पीरियोडिकल, व्हाट इज मैगजीन, है ना। तो यहां पर हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एक्चुअल में क्या है, पीरियोडिकल, जर्नल और मैगजीन कुछ नहीं है। पीरियोडिकल, पीरियोडिसिटी,
जिस भी चीज की पीरियोडिसिटी होगी वो पीरियोडिकल कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूज़पेपर की भी पीरियोडिसिटी है, पर डे आता है या वीकली आता है या मंथली आता है, तो न्यूज़पेपर भी पीरियोडिकल की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, सीरियल यानी कि एक क्रम से आता है वो, इसलिए सीरियल कहा गया है। जर्नल, जर्नल को देखते हैं, जर्नल विच इज रिटन फॉर स्कॉलरली पर्सन, रिटन बाय स्कॉलरली पर्सन एंड फॉर स्कॉलरली पर्सन। यानी कि यदि मैं लाइब्रेरी साइंस का स्टूडेंट हूं और मेरी मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में है, तो मैं लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड आर्टिकल लिखूंगा फॉर द पर्पस ऑफ यूज ऑफ लाइब्रेरी साइंस स्टूडेंट। लाइब्रेरी साइंस के आर्टिकल को कोई अदर साइंस सब्जेक्ट वाला या ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट वाला वो मेरी आर्टिकल को पढ़ेगा नहीं, मेरी आर्टिकल में कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो जर्नल ऐसी चीज है कि स्कॉलरली जर्नल रिटन बाय स्कॉलरली पर्सन फॉर द स्कॉलरली पर्सन, है ना। तो स्कॉलरली पर्सन के द्वारा लिखा जाएगा और स्कॉलरली पर्सन के लिए लिखा जाएगा। लेकिन मैगजीन जहां पर होता है, मैगजीन एक जनरल इंटरेस्ट वाली चीज के लिए होता है उसको, या हम ये कह सकते हैं कि मैगजीन को कॉमन मैन पढ़ सकता है, या कॉमन मैन के बारे में जो जानकारियां होती है, कॉमन मैन के यूज की जो जानकारियां होती है, उनकी इंफॉर्मेशन होती है, उन चीजों को मैगजीन में पब्लिश करते हैं। तो दोज आर ऑलरेडी काउंट इन पीरियोडिकल, क्योंकि सबकी पीरियोडिसिटी है। तो पीरियोडिकल, जनरल और सीरियल मैगजीन में ये आपका छोटा सा डिफरेंस हुआ। ठीक है, ये स्कॉलरली पीरियोडिकल के बारे में आपको दिया है। आप ईपीजी पाठशाला से जाइएगा और वहां से भी इन चीज़ों को और पढ़िएगा। मैंने कुछ कंडेंस करके निकाला हुआ है, कुछ सारांश को बस निकाला हुआ है, बाकी आप लोग डिटेल और डीप में जरूर पढ़िएगा, है ना। यहाँ पर जो मेन चीज़ है, द टारगेट यूजर आर द स्कॉलरली रिसर्च फैकल्टी एंड स्टूडेंट। आपको पूछेगा कि कोई आर्टिकल टारगेट यूजर को और स्कॉलरली रिसर्च के लिए बनाया गया है तो वो क्या कहलाएगा आपका, तो जर्नल या पेरियोडिकल कहलाएगा। ठीक है, आर्टिकल रिटन बाय एक्सपर्ट इन द फील्ड। ठीक है, मतलब मैं लाइब्रेरी साइंस का एक्सपर्ट हूं तो लाइब्रेरी साइंस पे ही आर्टिकल लिखूंगा। प्रोसेस फॉर प्री रिव्यू प्रोसेस, तो प्री रिव्यू प्रोसेस में भी होता है और एक होता है आपका पीडियोट्री जर्नल। तो पीडियोट्री जर्नल जो होता है उसमें आपका प्री रिव्यू नहीं होता। प्री रिव्यू का मतलब ये है कि एडिटोरियल कमेटी बैठेगी और आपके आर्टिकल को रिव्यू करके देखेगी कि क्या आपने कितना उसमें प्लेगरिज्म है, क्या आपने उसे कहीं चुराया है, या आपके नए आइडियाज हैं, वो ये चीज रिव्यू किया जाता है। देन आफ्टर फिर वो पब्लिकेशन होता है। ठीक है, आल्सो रेफर्ड टू एज अ रेफर्ड जर्नल, इसको रेफर्ड जर्नल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जर्नल को रेफर्ड जर्नल भी कहते हैं, या आपका प्री रिव्यू जर्नल को आपका रेफर्ड जर्नल भी बोलते हैं, है ना। एग्जाम्पल, इसमें जो एग्जाम्पल्स दिए हैं उनको याद रखिएगा, खास कीजिए ये याद रखिएगा कि कौन सी जो आपकी जर्नल है वो किसने पब्लिश किया, कब से पब्लिश हो रहा है, ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। ये नेट सेट के एग्जाम के हिसाब से ये पूछा जाता है। ट्रेड जर्नल, ट्रेड जर्नल क्या होता है भाई, कोई भी बिजनेसमैन है ना, अपनी मैगजीन निकालता है ना, उसमें नए ट्रेंड और टेक्नोलॉजी के बारे में वो बताया रहता है, बिजनेस न्यूज़ होते हैं, तो वो आपका ट्रेड जर्नल आता है। मैगजीन का मैंने बताया आपको कि कॉमन मैन के लिए जो कवर किया जाता है वो चीज़ है आपका मैगजीन, जैसे कि आपका न्यूज़ हो गया, करेंट इवेंट हो गया, हॉबीज़ हो गई, है ना, या स्पेशल इंटरेस्ट आप एरिया, यदि कोई चीज़ में यदि जैसे किसी का क्रिकेट में हो गया या किसी का किसी चीज़ में हो गया, तो वो टारगेटेड ग्रुप के लिए, जनरल पब्लिक के लिए ये चीज़ बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के बारे में कॉमनली चीज़ें आप जानते हैं, इसको और डिटेल से पढ़ लेना, आपको जानकारी अच्छे से और हो जाएगी, है ना। इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, टेक्निकल रिपोर्ट्स, टेक्निकल रिपोर्ट्स क्या होते हैं, इट इज़ अ फॉर्मल रिपोर्ट डिजाइन टू कन्वे टेक्निकल इंफॉर्मेशन इन अ क्लियर एंड इजली एक्सेसिबल फॉर्मेट। यानी कि कोई टेक्निकल वाली चीज़ें हैं तो वो टेक्निकल नॉलेज को टेक्निकल पर्सन ही समझ पाएगा, तो उसके टेक्निकल रिपोर्ट्स बनते हैं, तो वो रिपोर्ट्स आपके टेक्निकल रिपोर्ट कहलाते हैं। अ डॉक्यूमेंट रिटन ऑन एनी फील्ड ऑफ नॉलेज बाय अ रिसर्चर डिटेलिंग द रिजल्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। यदि वो कोई रिसर्चर यदि कोई रिसर्च कर रहा है तो बिफोर रिजल्टिंग के वो एक रिपोर्ट बना के देगा भाई, मतलब बिफोर पब्लिकेशन या बिफोर आपके थीसिस बनाए, वो एक रिपोर्ट तैयार करेगा, वो आपका टेक्निकल रिपोर्ट कहलाता है। रिसर्चर नीड टेक्निकल रिपोर्ट बिफोर द पब्लिश इट इन जर्नल, जर्नल वगैरह में पब्लिश करने से पहले ये टेक्निकल रिपोर्ट अपने गाइड को सबमिट करता है। टेक्निकल रिपोर्ट आर यूजुअली नॉट प्री रिव्यूड, उसको कोई
एडिटोरियल टीम उसको रिव्यू नहीं करती है ना, तो वो जनरल सिर्फ टेक्निकल रिपोर्ट बनता है और गाइड के पास जाता है वो। यहाँ पर डिजर्टेशन और थीसिस में कुछ कंफ्यूजन होता है लोगों को, है ना, तो वो चीज बताई गई है कि व्हाट इज द थीसिस एंड व्हाट इज द डिजर्टेशन। अ थीसिस डिजर्टेशन कैन बी न्यू डाटा ऑन एन इम्पॉर्टेंट इशू, किसी भी इंपॉर्टेंट इशू से रिलेटेड न्यू डाटा हो सकते हैं, एंड इनोवेटिव डाटा या कोई इनोवेटिव डाटा कलेक्शन हो सकते हैं, डाटा कलेक्शन मेथड, एंड एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग डाटा, या फिर कोई एग्जिस्टिंग डाटा जो पहले से है उसका एनालिसिस हो सकता है ना, नए तरीके से उसका एनालिसिस हो सकता है। तो थीसिस और डिसर्टेशन में जो सब कुछ यूनिवर्सिटीज हैं वो डिफरेंस मानते हैं, वो क्या डिफरेंस मानते हैं वो देखते हैं। अ डिसर्टेशन इज अ लॉन्ग फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग आर पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्पेशली फॉर यूनिवर्सिटी डिग्री। यदि यूनिवर्सिटी डिग्री के लिए आप यदि कोई चीज़ लिख रहे हैं, फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग पर्टिकुलर सब्जेक्ट फील्ड से लिखेंगे तो वो डिसर्टेशन कहलाता है। लेकिन अ थीसिस इज अ लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग, थीसिस बड़े रूप में होता है, ज़्यादा पेजों का होगा या मोटा होगा, ये बोल सकते हैं आपको सिंपल वे में समझने के लिए। राइटिंग बेस्ड ऑन योर ओन आइडिया, यहाँ पर आपके नए आइडियाज होंगे, एंड रिसर्च दैट, और उस पर आपने रिसर्च किया होगा, यू डू एज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी डिग्री स्पेशली फॉर हायर डिग्री सच एज पीएचडी वगैरह के लिए जो थीसिस हम तैयार करते हैं वो थीसिस आपके थीसिस कहलाते हैं। और डिसर्टेशन मतलब नए आइडियाज वहां पर नहीं होते, ऐसा कहा जाता है। जैसे देखिए आगे बताया हुआ है, अ थीसिस involved conducting original research. A dissertation is usually done with already existed research work, which may require the researcher to add own thought to it. तो जो थीसिस होता है वो नए चीजों पर रिसर्च करता है, लेकिन डिसर्टेशन जो होता है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है ना, उसमें जो आर्थर जो लिख रहा है या जो रिसर्चर लिख रहा है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को डाल सकता है उसमें, ये चीज को कहा गया है। कॉन्फ्रेंस पेपर के बारे में आप लोग जानते हैं, वर्कशॉप सेमिनार में जो आप आर्टिकल पब्लिश करते हैं जिसमें आपके थॉट्स होते हैं, पुराने थॉट्स को उठाकर जो आर्टिकल आप पब्लिश करते हैं वो आपका कॉन्फ्रेंस पेपर होता है। समटाइम कॉल्ड सिम्पोजिया या वर्कशॉप भी कहा जाता है इसको, ठीक है। पेटेंट जो भी चीज, it is an exclusive right granted for an innovation which is product or process that provide in general a new way of doing something or offer a new technique solution। कोई भी नया इनोवेशन करते हैं, है ना, तो वो सारी चीज़ों के लिए आपको पेटेंट लेना पड़ता है। तो ये इस चीज़ के बारे में बताया गया है। यहाँ मेरा पेटेंट वाला आप चैप्टर देखिएगा, पेटेंट का आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज द पेटेंट, है ना, एंड व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन। स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड जैसे आईएसओ स्टैंडर्ड होता है, मतलब उस पर्टिकुलर वस्तु के लिए एक पैमाना बनाया गया है कि वो ये चीज फॉलो करेगी तभी उसको ये स्टैंडर्ड दिया जाएगा, है ना, तो वो चीज आपका स्टैंडर्ड कहलाता है। जैसे यहाँ आईएसओ स्टैंडर्ड है, एनआईएसओ स्टैंडर्ड है, बीसीआई स्टैंडर्ड है, आईएसओ 2709 है, स्टैंडर्ड फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड फॉर्मेट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि स्टैंडर्ड फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड कौन सा है, तो आईएसओ 2709 है ना, जेड 24.9 समथिंग है, ऐसा कुछ है, तो अपन बताएंगे, कंफर्मेशन देख के हम बताएंगे, ठीक है। फिर ट्रेड एंड प्रोडक्ट बुलेटिन, ये भी आपको समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप अब कोई भी डाउट हो तो उनको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, तो मैं उसका सॉल्यूशन यदि बनेगा तो मैं आपको बताऊंगा उसका सॉल्यूशन, ठीक है। बुक के बारे में भी आप जानते हैं, बुक के बारे में यूनेस्को ने क्या कहा है, 49 या उससे अधिक का पेज होता है तभी वो बुक की कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। नॉर्मली डील विथ वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट हैविंग कंटिन्यूअस थॉट कंटेंट, मतलब किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर उसमें थॉट्स को जो दिए रहते हैं वो चीज़ कहलाते हैं। व्हाट इज टेक्स्ट बुक, आपको ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, इंटरव्यूज में पूछते हैं, टेक्स्ट बुक क्या है, बुक क्या है, रेफरेंस बुक क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट बुक एंड रेफरेंस बुक। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द टेक्स्ट बुक एंड व्हाट इज द रेफरेंस बुक एंड व्हाट इज द बुक, है ना। तो टेक्स्ट बुक करिकुलम से रिलेटेड रहता है, रेफरेंस बुक जिसको आप कभी कभार यूज़ करते हैं और किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ये को पढ़ रहे हैं तो उसके हेल्प के लिए वो रेफरेंस बुक होता है। इंडेक्सिंग पीरियोडिकल क्या है, इंडेक्सिंग पीरियोडिकल आप लोग किसी लाइब्रेरी में जाइए, इंडेक्सिंग पीरियोडिकल देखिए कि इंडेक्सिंग पीरियोडिकल से कैसे हम प्राइमरी सोर्स तक पहुंचते हैं,
है ना। इंडेक्सिंग और एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल में क्या डिफरेंस है, आपको देखने से ज़्यादा अच्छे से और समझ में आएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडेक्सिंग पीरियोडिकल, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल, एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल में क्या दिया रहता है, इंडेक्सिंग पीरियोडिकल में क्या दिया रहता है, बिब्लियोग्राफिकल डिटेल कैसे दिया होता है। तो ये चीज़ों को देखिएगा, क्योंकि ये आपको यहाँ पर समझने से बजाय ये है कि यदि इसको आप प्रैक्टिकल रूप में यदि आपने इंडेक्सिंग पीरियोडिकल और एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल देख लिया तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज इंडेक्सिंग पीरियोडिकल और व्हाट इज एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल, है ना। तो ये आप इसमें फिर आपके उदाहरण जो हैं वो याद रखने पड़ेंगे कि कौन कौन से इंडेक्सिंग पीरियोडिकल हैं, ह्यूमैनिटीज एब्स्ट्रैक्ट किसने पब्लिश किया है, करेंट कंटेंट थॉमस राउटर, है ना। करेंट कंटेंट ये देख के लगता नहीं है कि ये आपका इंडेक्सिंग पीरियोडिकल होगा, कुछ चीज़ों में तो लिखा रहता है कि ये इंडेक्सिंग, जैसे ह्यूमैनिटीज एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा कि ये एब्स्ट्रैक्ट ही है। आपको क्वेश्चन में देगा कि करेंट कंटेंट इज अ एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल, इंडेक्सिंग पीरियोडिकल, इस टाइप का आपको देगा तो आपको ध्यान में रखना है कि करेंट कंटेंट क्या है आपको, है ना। एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल के ऐसे आपको देखने पड़ेंगे, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट, इसके ईयर वगैरह आपको याद रखना है, किसने पब्लिश किया है, ये सब चीज़ याद रखिए, ठीक है। बिब्लियोग्राफी डिटेल वगैरह होते हैं तो ISBD इंडियन स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन है जो AACR2 जिनके हिसाब से चलता है, इसमें फिर FRBR वगैरह और आगे आता है कंटेंट, वो आप नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे अपन, है ना। ठीक है, तो टर्सरी सोर्स है। तो ये सारी चीज़ों को आप EPG पाठशाला से भी डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड करिए चैप्टर को, है ना। सेकेंड चैप्टर में दिया है, मैं पूरा ये चीज़ स्टडी मटेरियल आपको EPG पाठशाला से ही तैयार करके बता रहा हूँ। वहाँ पर इंग्लिश में लेक्चर दिए हुए हैं और हमारे हिंदी के स्टूडेंट लोगों को दिक्कत होती है, इसलिए मैंने ये कोशिश की है ना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके और वो अपने नेट और सेट एग्ज़ाम के लिए वो इससे हेल्प ले सके। और कीप स्टडी एंड गेट मोर नॉलेज। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।